Assalamu alaikum, my dear aspirants. Today we are going to start Enlightenment and Revolution in European History. हिस्ट्री विद नादिया के साथ कनेक्टेड रहे। हम लोगों ने यूरोपियन हिस्ट्री को स्टार्ट किया था। आज लेक्चर नंबर तकरीबन 7 है या 8 है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इनलाइटमेंट और रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड यूरोपियन हिस्ट्री में कैसे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनलाइटनमेंट का मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। इनलाइटनमेंट का वो टाइम पीरियड है जिसमें हम लोग देखते हैं कि 17 और 18 सेंचुरी का जो भी टाइम पीरियड है ना, वो इनलाइटनमेंट का टाइम पीरियड है। इसमें हम लोग इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स देखते हैं जिनका मेन एम्फेसाइज इस बात के ऊपर होता है कि जो भी वर्ड के अंदर चीज़ें हो रही हैं उनकी रीजनिंग क्या है, उनके पीछे साइंस क्या वर्क कर रही है और ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से परसू किया जा रहा है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि किस तरह से रेनेसेंस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन को फिर फॉलो किया जाता है। ऑल्दो जो भी हमारी ट्रेडिशंस थी ना, उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे सुपरस्टिशंस हमारे माशरे में होते हैं और मोनार्की एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसके अलावा चर्च की अथॉरिटी तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे करप्शन थी, ठीक है। कल हम लोगों ने रेनेसेंस में और रिफॉर्मेशन में देखा था। अब हम लोग कॉजेज़ देखते हैं इनलाइटनमेंट की। इसमें साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात हम लोग करते हैं जिसमें रीजंस और ऑब्जर्वेशन होती हैं, ठीक है। ये हमारे ईमान का सबसे अहम जुज़ होता है कि रीजंस और ऑब्जर्वेशन करनी है हम लोगों ने। उसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस भी ईजाद हो गई थी, ये न्यू नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा कर रही थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चर्च की अथॉरिटी डिक्लाइन कर जाती है जब रिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। कल भी हम लोगों ने यही कुछ देखा था। उसके अलावा एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थी ना, वो राइज़ कर रहे थे, अर्बनाइजेशन भी अपने उरूज के ऊपर था। अगर हम लोग इसका मेन आइडिया देखें इनलाइटनमेंट का, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी रीजंस आ गई थी। यानी कैसे हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, नेचुरल राइट्स को हम लोग किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का हर इंसान को हक होना चाहिए। और उसके अलावा इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने फ़ैसले करने हैं और किस तरीके से हम लोगों ने एजुकेशन के मैदान में प्रोग्रेस लेके आनी है। सेक्युलरिज्म और इसके अलावा सेपरेशन ऑफ जो चर्च है ना, यानी स्टेट और चर्च एक दूसरे से अलहदा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस वक्त के दौर में हम लोगों ने देखा कि चर्च जो है ना, हर चीज़ को वो कर रहा था, रूल कर रहा था। चर्च की अथॉरिटी को ही ऑल इन ऑल समझा जाता था। लेकिन चर्च और चीज़ है, हमारा रिलीजन और चीज़ है, ठीक है, हमारी स्टेट और चीज़ है। इसीलिए हम लोगों ने सेकुलरिज्म को और चर्च को सेपरेट रखना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं और इसके अलावा गवर्न करने का कोई ना कोई कंसेंट होना चाहिए। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कैसे इनलाइटनमेंट ईरा के कुछ थिंकर्स हैं। उसमें जॉन लॉक आते हैं जिन्होंने मतलब एक कॉन्सेंट पेश किया था नेचुरल राइट्स के ऊपर। वोल्टेयर आते हैं जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और रिलीजन की बात करते हैं। रोसो आते हैं, वो अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट का फिनोमेना देते हैं, पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं। मॉन्टेस्क्यू जो है ना, वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर में हम लोग देखते हैं कि जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर, ये जो गवर्नमेंट के थ्री मेन डिपार्टमेंट्स हैं ना, ये एक दूसरे के सेपरेट होंगे, ठीक है। और ये एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस का इंतज़ाम भी रखेंगे। डिट्रोट इंसाइक्लोपीडिया जो है ना, वो नॉलेज को प्रमोट करते हैं। कांट जो है ना, मॉरल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, रैशनैलिटी की बात करते हैं। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन की बात करते हैं और इकोनॉमिक लिबर्टी की बात करते हैं। अगर हम लोग इसके इम्पैक्ट्स को डिस्कस करें तो इम्पैक्ट्स में हम लोग स्पेसिफिकली किस चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से जो है ना, इनलाइटनमेंट का वर्ड के ऊपर एज अ होल इम्पैक्ट रहा है। इसमें हम लोग डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन को इंस्पायर होता हुआ देखते हैं। सेक्युलर एजुकेशन के ऊपर काम होता है, साइंस के ऊपर काम होता है, कैपिटलिज्म को इनकरेज किया जाता है, फ्री ट्रेड के ऊपर काम होता है, चर्च की अथॉरिटी वीकन हो जाती है और एब्सोल्यूट मोनार्की भी ख़त्म हो जाती है। अब आता है हमारे पास अमेरिकन रेवोल्यूशन। वो कब आता है? 1774 से 1783 में आता है। ये क्यों आया? इसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी। टैक्सेस बहुत ज़्यादा उनके लोगों के ऊपर लग रहे थे। लीडर्स उसमें कौन कौन से थे? जॉर्ज वाशिंगटन और थॉमस जेफरसन, ठीक है। और जॉर्ज वाशिंगटन ही यूएसए की फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं। रिजल्ट क्या हुआ? 13 स्टेट्स जो थी ना, वो इंडिपेंडेंट हो गई और उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब साइन किया? 1776 में।
अब आता है हमारे पास इम्पैक्ट। फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन जो है ना कहाँ पे आया, अमेरिका के अंदर आया। अब हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, वो 1789 से 1799 में आया। इसके पीछे भी कॉजेज ये थे कि सोशल इनइक्वलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमिक क्राइसिस था, इनलाइटनमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह के ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। इवेंट्स उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें बस्टाइल का स्टॉर्म आया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन साइन किया गया और नेपोलियन का राइज हुआ। अब इसमें हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं कि मोनार्की का एंड हो जाता है, नेशनलिज्म राइज कर जाती है और रिपब्लिकनिज्म के ऊपर भी वर्क होता है। अब हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं जिसमें हम लोग 18th और 19th सेंचुरी की बात करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि ना सिर्फ हमारी पॉलिटिकल पावर बल्कि सोशल जो हमारी चीज़ें हैं ना उसमें भी रेवोल्यूशन आना चाहिए। इसके फीचर हम लोग देखते हैं कि मशीनाइजेशन उसके फीचर्स हैं, अर्बनाइजेशन उसके फीचर्स हैं, और हमारी जो सोशल क्लासेस है ना उसमें न्यूनेस हम लोग कैसे ला सकते हैं, उसको हम लोग नया किस तरीके से बना सकते हैं। अब अगर हम लोग इसके इम्पैक्ट्स को देखें तो हम लोग देखते हैं कि ऑल्दो बहुत सारी रेवोल्यूशंस आ गई थी, लेकिन कैपिटलिज्म का उस वक्त के दौर में राइज होता है, लेबर के रिफॉर्म्स के ऊपर काम होता है और न्यू आइडियोलॉजीज़ जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अब रेवोल्यूशन कैसे आता है 1848 में, इसमें हम लोग देखते हैं कि जब नेशनलिज्म लिबरलिज्म आ गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे ना उसने अपनी लपेट में फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को और ऑस्ट्रिया को ले लिया था। अब रिज़ल्ट क्या होगा, शॉर्ट टर्म जो भी मेजर्स लिए जाते थे वो फेल हो गए और नेशनल यूनिफिकेशन का एक दौर शुरू हो गया, यानी हर कोई अपने लिए जस्ट काम करता था। और उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि फिर लेगेसी क्या होती है इसकी, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, फ्यूडलिज्म का एंड होता है, एब्सोल्यूट रूल ख़त्म हो जाता है। इसमें लिबरलिज्म को हम लोग राइज होता हुआ देखते हैं, सोशलिज्म को राइज होता हुआ देखते हैं, नेशनलिज्म को राइज होता हुआ देखते हैं, सिटीजन्स के राइट के ऊपर काम होता है और गवर्नमेंट उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराती है जो भी वर्क कर रहे होते हैं, जो भी आम सिटीजन्स हैं या जो भी वर्किंग क्लास है हमारी। हम लोग कंपैरिजन अगर देखें इनलाइटनमेंट और रेवोल्यूशन का, तो इनलाइटनमेंट में हम लोग देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल दौर था, जबकि रेवोल्यूशन में हम लोग प्रैक्टिकली इन चीज़ों को होता हुआ देखते हैं, जो कि पॉलिटिकल उनकी एप्लीकेशन थी। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि यूरोप फिर कैसे ट्रांसफार्म होता है। अगर हम लोग इस होल अपने डिस्कशन को कंक्लूड करें तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इनलाइटमेंट हमें प्रोवाइड करती है कि हम लोग न्यू आइडियाज़ को कैसे एमर्ज कर सकते हैं, रेवोल्यूशन किस तरीके से अप्लाई हो सकता है, टुगेदरली हम लोग किस तरह से मोनार्कीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, डेमोक्रेसीज़ को किस तरीके से ला सकते हैं, मॉडर्न यूरोप को किस तरह से शेप कर सकते हैं और एज अ होल वर्ल्ड को किस तरीके से शेप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हिस्ट्री विद नादिया के साथ कनेक्टेड रहे हैं। ये हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी यूरोपियन हिस्ट्री की, इंशाल्लाह हम लोग इसको कंक्लूड कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके साथ ही हम लोग एक अमेजिंग हिस्ट्री और स्टार्ट करेंगे डेली बेसिस के ऊपर। हम लोग इसमें शॉर्ट्स भी आप लोगों के लिए करंट अफेयर के लिहाज से तैयार करते हैं। तो आप लोग हिस्ट्री विद नादिया के साथ कनेक्टेड रहें काइंडली। अगर मेरा ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।